गुजरात के सूरत में सर्दियों की शुरुआत होते ही प्रवासी पक्षियों का आना भी शुरू हो गया। वहां तापी नदी के किनारे रूस के साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षी दिखाई देने लगे। ये पक्षी खाने की तलाश में हर साल सर्दियों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए वहां काफी लोग भी इकट्ठा होते हैं। सूरत में भी इन प्रवासी पक्षियों को देखने और इनको खाना खिलाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सीरिया से लौटे 12 संदिग्धों के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने की खबर है। न्यूज़ 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सीरिया से लौटे ये सभी संदिग्ध नेपाल के पास यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से राज्य में दाखिल हुए, जिसकी खबर लगते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। ये सभी 12 संदिग्ध केरल के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन से जुड़े होने का शक है। इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे। यही वजह है कि यूपी एटीएस ने इनको पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दी। गुजरात के सूरत में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट के बाद ही एंट्री देने की शुरुआत की गई। सूरत नगर निगम ने शहर में कोरोना के फैलने के खतरे को रोकने के लिए यह फैसला लिया, जिसके तहत शादी में पहुंचने वाले लोगों को एंट्री तभी मिलेगी जब उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसके लिए वेन्यू के बाहर ही एक स्टॉल लगाया जाएगा। इस मुहिम से जुड़ी ऐसी ही कुछ तस्वीरें वहां हुए एक शादी समारोह से सामने आई, जिनमें एक एक कर सभी मेहमान अपना कोरोना टेस्ट कराते नजर आए। पीपीई किट पहने डॉक्टरों ने पूरी सावधानी के साथ उनका सैंपल लिया। क्योंकि ये रैपिड टेस्टिंग है तो लोगों को हाथों हाथ ये पता चलता गया कि वो कोरोना की चपेट में हैं या नहीं। कोरोना टेस्ट के अलावा लोगों के ऑक्सीजन लेवल की भी जांच की गई। टेस्ट होने के बाद ही मेहमानों को अंदर जाने की इजाजत मिली। शादी में दूल्हा दुल्हन और पंडित के अलावा सभी लोग मास्क पहने भी दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 डेयरी पर छापा मारकर वहां से 70 लीटर एसिटिक एसिड बरामद किया गया। इसका इस्तेमाल दूध से पनीर बनाने के लिए किया जाता था। डॉक्टरों के मुताबिक स्वास्थ्य के लिए यह बेहद हानिकारक है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादह की हत्या रिमोट कंट्रोल वाले हथियारों से की गई। News18.com की रिपोर्ट है के मुताबिक ईरान की मीडिया ने दावा किया कि उनके सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक पर जिन बंदूकों से गोलियां बरसाई गई थीं, उन बंदूकों को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था और जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त हमलावर घटना वाली जगह पर मौजूद न होकर किसी दूसरी जगह से हथियारों को ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि पहले ऐसे खबरें आई थी कि मोहसिन फखरीजादह को कुछ हमलावरों ने सामने से गोलियां मारी थीं और बाद में उनकी गाड़ी में धमाका हो गया था। ईरान ने अपने वैज्ञानिक की हत्या का आरोप इजरायल पर लगाया है, लेकिन इजरायल की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुखिया रहे मोहसिन फखरीजादह की 27 नवंबर को तेहरान में हत्या की गई। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वनियार समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का मामला तूल पकड़ने लगा। वहां चेन्नई की सीमा पर एस रामदास की पार्टी पीएमके के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर खूब बवाल किया। इन लोगों ने मांग की कि वनियार समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 20% आरक्षण मिले और प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने चेन्नई चेंगलपट्टू बॉर्डर पर खूब हुड़दंग किया। प्रदर्शन में शामिल पीएमके कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेन पर पत्थरबाजी भी की और उसके सामने आकर उसे रोक दिया और चारों तरफ से ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगे। एस रामदास की पार्टी पीएमके ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो वनियार समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 20% आरक्षण दिलाने के लिए चेन्नई में प्रदर्शन करेगी। अपने कहे मुताबिक तय तारीख पर पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी जाने के लिए रवाना भी हो गए, लेकिन चेन्नई बॉर्डर पर पुलिस की सुरक्षा की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। अपने आक्रामक अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले पीएमके कार्यकर्ता ज्यादा देर शांत नहीं रहे। वो दौड़ते हुए आगे बढ़े और एक के बाद एक सड़क पर लगे बैरिकेड उठाकर फेंकने लगे। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए और सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पीएमके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया। वैसे तो पीएमके तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके की सहयोगी है, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टी के तेवर बदले बदले दिखे, क्योंकि उसने अपने सबसे अहम वोट बैंक माने जाने वाले वनियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक पावर प्लांट का गंदा टॉयलेट साफ करते नजर आए। प्रद्युम्न सिंह तोमर वहां सतपुड़ा पावर प्लांट के औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे, लेकिन वहां का गंदा टॉयलेट देख उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने आव देखा न ताव खुद ही ब्रश लेकर टॉयलेट साफ करने में जुट गए। मंत्री को टॉयलेट साफ करता देख पावर प्लांट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद एक दूसरा अधिकारी भी ब्रश लेकर उनके साथ टॉयलेट की दीवार साफ करने लगा।
गंदगी देख भड़के मंत्री ने वहां के एडिशनल चीफ इंजीनियर को निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पावर प्लांट के रिकॉर्ड भी खंगाले। जांच के समय कई तरह की गड़बड़ियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कर्मचारियों की शिकायत पर पावर प्लांट के ठेकेदार के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई गई। थाईलैंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें बाढ़ में फंसे 2 बौद्ध भिक्षुओं और कुछ कुत्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ के बीच वो सभी लहरों में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कुछ लोगों ने सही सलामत बचा लिया। उनमें एक बौद्ध भिक्षु को पहले ही निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा गर्दन तक बह रहे पानी के बीच फंसा था। वो लहरों में एक पेड़ के सहारे जैसे तैसे अपनी जान बचाए खड़ा नजर आया। इसलिए राहत बचाव कर्मी खुद उसके पास पहुंचे और लकड़ी के एक बड़े डंडे की मदद से उसे वहां से निकाला। बताया गया कि बाढ़ के बीच फंसे उन बेजुबान जानवरों को बौद्ध भिक्षुओं ने ही बचाया। पहले वो सभी कुछ देर के लिए एक जगह रुके और फिर एक नाव उन्हें वहां से निकाल कर ले गई। मिस्र में 26 साल के एक इंजीनियर ने कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसके इस्तेमाल से डॉक्टरों और नर्सों को मरीजों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दावा है कि ये रोबोट स्वास्थ्य कर्मियों पर काम का बोझ तो कम करेगा ही, साथ ही उनको कोरोना की चपेट में आने से भी बचाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी कोरोना मरीज के संपर्क में ही नहीं आएंगे। मिस्र के तंता शहर के एक अस्पताल में तो इस रोबोट का ट्रायल भी शुरू हो गया। सामने आए एक वीडियो में ये रोबोट एक नर्स की तरह वहां एक मरीज की देखरेख करता नजर आया और सिर्फ इतना ही नहीं, बताया गया कि ये बिना किसी मदद के मरीज का कोरोना टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है। تقريبا بيخلي احتماليه العدوى لو في حاله كورونا او احنا شاكين ان كورونا زيرو، لان كل حاجه بتتعمل اوتوميتد। इसे बनाने वाले इंजीनियर का दावा तो यहाँ तक है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इस रोबोट को डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं। الحاجات دي والدكتور موجود في اوضه ثانيه او ممكن يكون خارج المستشفى كمان ويقدر ان هو يعمل العمليات الدقيقه دي كلها। ये रोबोट अस्पताल में घूम घूम कर लोगों के शरीर का तापमान भी चेक करता नजर आया। इतना ही नहीं, पहियों पर चलने वाला ये स्मार्ट रोबोट ये भी पता लगा सकता है कि किसी शख्स ने मास्क पहना है या नहीं। गुरदासपुर से बीजेपी MP और अभिनेता सनी देओल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल वो हिमाचल की मनाली के अपने फार्म हाउस में है। सनी देओल ने मुंबई लौटने से पहले कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा के अंबाला में कृषि कानूनों के मुद्दे पर विरोध से नाराज केंद्रीय मंत्री ने विवादास्पद टिप्पणी कर दी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया वहां एक रेलवे अंडरपास का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचते ही हाथों में काले झंडे लेकर कई लोग वहां एकजुट हो गए और कृषि कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ते ही वहां मौजूद पुलिस वालों ने इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल एक आदमी सड़क पर लेटकर आगे बढ़ने की कोशिश करता दिखा। लोगों की नारेबाजी और हंगामे से नाराज केंद्रीय राज्य मंत्री ने इन लोगों पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी बिना वक्त गंवाए केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया और एक ट्वीट कर इस बयान पर नाराजगी जताई। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव में एलजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में एलजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसके अलावा चिराग पासवान ने आरजेडी के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जिसमें उसने इस सीट पर एलजेपी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया था। ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई है। पिछले हफ्ते बीजेपी ने इस सीट पर सुशील मोदी को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा। यूपी में पैरोल पर छोड़े गए 1367 कैदी जेल नहीं लौटे। इसके बाद सरकार ने इन सभी कैदियों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाने का फैसला लिया। कोरोना खतरे की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी में 2200 से ज्यादा कैदियों को छोड़ा गया था। शिवसेना नेता पांडुरंग सकपाल के अजान की प्रतियोगिता वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। एक दिन पहले शिवसेना नेता ने अपनी पार्टी के मुस्लिम पदाधिकारियों को प्रस्ताव दिया था कि भगवत गीता के पाठ की तरह ही बच्चों के बीच अजान की प्रतियोगिता भी होनी चाहिए। बीजेपी ने इस बयान के बहाने शिवसेना पर तीखा तंज कसा। गणित तो छोड़कर अजान की शिवसेना में स्पर्धा चली है। इस पर अजान की प्रतियोगिता का प्रस्ताव देने वाले शिवसेना नेता पांडुरंग सकपाल ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। हिंदू मुस्लिमवर राजकारण करण्याची त्यांची पहिल्यापासूनची सवय आहे। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने 2 दिन पहले बहरीन ग्रां प्री में हिस्सा लिया था और इसका खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उन्हें इस हफ्ते के आखिर में वहां एक और टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था, लेकिन अब वो कोरोना होने की वजह से इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। चेन्नई में कस्टम विभाग ने एक यात्री के पास से 12 लाख का सोना और 6.5 लाख की विदेशी मुद्रा जब्त की है। खास बात यह है कि यात्री ने सोना अपनी चप्पल में छिपा कर रखा था।
जिसका पता जांच के समय कस्टम के कर्मचारियों को चला। इसके बाद उन्होंने चप्पल में से सोने के पैकेट निकाले। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे हैं। उनका आज खास कार्यक्रम है। आपको बता दें कि मुंबई दौरे पर हैं यूपी के मुख्यमंत्री और ये स्टॉक एक्सचेंज में वो पहुंचे हैं। आप देखिए स्टेज सजाया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी संबोधित भी करेंगे। इससे पहले उन्होंने जो नोएडा में फिल्म सिटी तैयार होने वाली है उसको लेकर के अक्षय कुमार से मुलाकात की थी। आज उनका स्टॉक एक्सचेंज में कार्यक्रम है जहां पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो अधिकारी यहां पर पहले से मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब मंच पर मुख्यमंत्री योगी के आने का इंतजार हो रहा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। अपने बेड़े को मजबूत करने में जुटी भारतीय नौसेना की ताकत जल्द बढ़ने वाली। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि भारतीय नौसेना में अगले साल स्वदेशी जंगी जहाज विक्रांत के शामिल होने की उम्मीद है। कोचिन शिपयार्ड में तैयार हो रहे इस जहाज का बेसिन ट्रायल यानी जहाज के इंजन से जुड़े परीक्षण कामयाब रहे, लेकिन नौसेना में शामिल होने से पहले अगले साल इसका समुद्र में परीक्षण शुरू होगा। जबकि इस जंगी जहाज पर तैनात होने वाले 26 लड़ाकू विमानों और 10 हेलीकॉप्टरों के ट्रायल भी 2021 में शुरू होंगे। खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट से करीब 50 भारतीय कंपनियां जुड़ी हैं और इस जहाज में 75% उपकरण स्वदेशी लगे। मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और रेडी पटरी वालों और ऑटो ड्राइवर समेत बस कंडक्टर और चौकीदारों का कोरोना टेस्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग रोजाना बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। यही वजह रही कि मुंबई महानगर पालिका ने इनका कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया। रेडी पटरी और सब्जी वालों समेत ऑटो ड्राइवर, बस कंडक्टर और चौकीदारों पर कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये लोग रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की चेन लंबी हो सकती है और महामारी फैलने की रफ्तार तेज हो सकती है। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका ने इन लोगों का रैपिड टेस्ट करना शुरू कर दिया। सामान्य लोग जो है वो जिनके संपर्क में ज्यादा आते हैं, इनके ऊपर ये टेस्ट होगी, जिसकी वजह से जो सुपर स्प्रेडर बनने की मतलब ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। दिवाली के बाद मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया, जिसके बाद प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया। यही नहीं, जिन लोगों का टेस्ट किया गया वो भी इसके पक्ष में नजर आए। कौन सा आदमी किसको छू ले, उसको बीमारी हो जाए, इस करके जांच करवाना बहुत जरूरी है। बीते कुछ दिनों में हुए कोरोना टेस्ट में मुंबई के 150 से ज्यादा रेडी पटरी वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। पंजाब के किसान संगठनों के बाद केंद्र सरकार की भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ भी बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ये बैठक करीब 2 घंटे चली, जिसमें सरकार ने उनसे लिखित में उनकी मांगें देने को कहा है। बातचीत ये हुई कि जो मसले हैं वो बिल के ऊपर मसले हों या और दूसरे मसले हों, उन पे एक बातचीत का दौर शुरू हुआ है और आज ये दूसरा दौर था। आज ये 3 बजे से 6-7 बजे तक एक मीटिंग हुई, फिर 7 बजे से दूसरी मीटिंग यहाँ हुई और हमें लगता है कि 2 दिन में सरकार भी कुछ अपने अधिकारियों से उनसे बातचीत करके अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू होने के साथ ही अब सरयू नदी में क्रूज सेवा शुरू होगी। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि अयोध्या में रामायण क्रूज सेवा से श्रद्धालुओं को सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की सैर कराई जाएगी। साथ ही लग्जरी क्रूज की इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को राम से जुड़ी 2 फिल्में भी दिखाई जाएंगी। जबकि करीब 16 किलोमीटर की इस यात्रा में तस्वीरें खींचने के लिए कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे और क्रूज में सफर करने वाले पर्यटक यात्रा के अंत में सरयू आरती में हिस्सा ले सकेंगे। दक्षिणी ब्राजील के क्रिस्यूमा से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शहर पर कब्जा कर लिया और एक बैंक लूट कर फरार हो गए। लग्जरी गाड़ियों से आए ये बदमाश आधी रात के वक्त शहर में घुसे, जिन्होंने देखते ही देखते पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। ये बदमाश अपने साथ खतरनाक हथियार और राइफलें लेकर आए थे, जिन्होंने शहर में घुसते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बेखौफ बदमाश किसी की परवाह किए बिना ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। पुलिस वहां तक ना पहुंच पाए, इसके लिए लुटेरों ने इलाके के कुछ लोगों को बंधक बना लिया और ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए बीच सड़क पर बैठा दिया। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन को लोगों से बाहर न निकलने की अपील करनी पड़ी।
करीब 2 घंटे तक लूटपाट करने के बाद ये सभी लुटेरे लग्जरी गाड़ियों की काफिले में सवार होकर वहां से निकल भागे। भागने के समय बदमाशों की गाड़ियों से कुछ नोट सड़क पर ही गिर गए, जिन्हें लूटने की होड़ लग गई। लुटेरों के जाने तक कई लोग सड़क पर बिखरे पड़े नोटों को इकट्ठा करते नजर आए। यमन में सेना और ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों के बीच हुई लड़ाई में 16 विद्रोहियों की मौत हो गई। यमन के कुछ इलाकों पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है, जिसे छीनने के लिए सऊदी अरब के समर्थन वाली सेना उन पर लगातार हमले कर रही है। और इसी कड़ी में दोनों का फिर आमना सामना हो गया, जिसके बाद सऊदी अरब के समर्थन वाली सेना और ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों के बीच एक इलाके में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। घंटों तक दोनों एक दूसरे पर बम और गोलियां बरसाते रहे, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। इस लड़ाई में दोनों गुटों को काफी नुकसान हुआ। बम के धमाकों की वजह से वहां धुआं उठता नजर आया। बाद में विद्रोही गाड़ियों से भागते दिखाई दिए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लड़ाके हथियारों को गाड़ी से उतारते दिखे। देखने में ऐसा लगा जैसे वो किसी बड़े हमले की तैयारी में हो। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। इस बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच कल हुई बातचीत सकारात्मक रही। अब 3 दिसंबर को केंद्र और किसान संगठनों के नेता एक बार फिर से बैठक करेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत हुई उसमें कई बातों पर सहमति बनना बाकी है, जिन पर 3 दिसंबर की बैठक में चर्चा होगी। कल की बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दों पर आगे चर्चा के लिए एक छोटी विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि आपसी सहमति से उन्हें हल किया जा सके। पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि सभी प्रतिनिधि आगे की चर्चा के दौर में भाग लेंगे और सरकार के साथ इस मामले को सुलझाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। चर्चा सार्थक रही, अच्छे माहौल में चर्चा हुई। हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है। हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। और इसलिए 3 दिसंबर को परसों फिर से चौथे चरण की वार्ता होगी। बैठक में सरकार क्या चाहती थी और आप लोग क्या चाहते हैं, और किसी बात को लेकर सहमति बन पाई है? देखो, बैठक में हम तो हमारी जो मांगे हैं 8, हम तो वो चाहते हैं हमारी मांगी पूरी की जाए। हाँ। एक बात सरकार ये चाहती थी कि इसके लिए कमेटी बनाई जाए। कमेटी बनाकर आंदोलन को, उनकी भावना थी, बोले तो नहीं आंदोलन रद्द करो, भी आंदोलन को किसी तरह उठाया जाए। अच्छा। लेकिन हमने ये रद्द कर दी। हम कोई कमेटी नहीं बनाएंगे 5 मेंबरी। हम सभी लोग जो किसान संगठनों के लीडरशिप है वो मीटिंग में बैठेगी, सरकार के बाहर बैठेंगे। इस पर सहमति हुई है, अभी परसों को बैठेंगे। मतलब किसी भी तरीके की कमेटी नहीं चाहते, छोटी बड़ी किसी भी तरीके? कोई कमेटी नहीं चाहते। हम ये पहले ही करके आते हैं कि हमारे जो बेशक 30 किसान संगठनों के लीडरशिप बैठती है, लेकिन उसमें 2 या 3 बुलारे ही रहते हैं। अच्छा। अगर कोई बात तीसरे ने बतानी हो तो अपने बुलारों को बोल देता है, तो वो आगे बढ़ता है। हम 3 या 4 बुलारे बोलते हैं। अच्छा। इसके लिए कमेटी बनाने का इसमें कोई मंतव्य ही नहीं है कमेटी बनाने का। ये बताइए भाजी कि मीटिंग में कुछ तय हो पाया? मीटिंग का कुछ नहीं तय पाया। 3 घंटे मीटिंग चली। मैं पहला भी कह के जो कुछ नहीं लिख करना, वो कहते छोटी कमेटी बनाओ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 32 33 ਆ 35 ਨੇ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਆਗੂ 35 ਦੇ 35 ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, मैं कहा भी तुसी 35 आपके मंत्री बहाल हो आप बहस करी चलांगे। बड़ी कमेटी की डिमांड कर रहे थे है? आप लोग बड़ी कमेटी की डिमांड? जितने सारे जत्थेबंदी के आगू आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा बताइए कि दोबारा भी मीटिंग के लिए कोई तारीख तय? परसों मीटिंग 3 तारीख को दोबारा बैठे? हाँ, बैठ कोई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम किसान अब जमा हो गए हैं और इस वजह से अब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग ये पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। जहां पर जो मुख्य रास्ता है दिल्ली नोएडा जाने का और नोएडा से दिल्ली जाने का, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि किसान यहां पर जमा है। किसान इससे आगे रामलीला मैदान तक जाना चाहते थे, संसद तक जाना चाहते थे, लेकिन किसानों को ये कहा गया कि वो बुराड़ी के मैदान तक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की परमिशन है, उसके अलावा उनको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि किसानों के नेताओं से लगातार सरकार भी बातचीत कर रही है। कल एक मीटिंग हुई थी, अब एक मीटिंग कल यानी कि 3 तारीख को होनी है। तो किसान यहाँ पर जमा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ पर जमा हैं, आपकी वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया है, कब तक आप यहाँ पर रहेंगे? जी, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान भानु से। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, जब तक यहाँ स्वयं वार्ता के लिए माननीय प्रधानमंत्री नहीं आ जाते हैं
तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे और इस किसान विरोधी जो काला कानून है इसको बदलवा करके ही संशोधन करा करके यहीं से हम लोग जब जाएंगे। बुराड़ी नहीं जाएंगे? नहीं, बुराड़ी कोई नहीं जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना यह है कि हम लोग बुराड़ी नहीं जाएंगे, हम लोग रामलीला मैदान जाएंगे या संसद भवन जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे। दूसरे राज्यों से लगती दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों की वजह से दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिकने के लिए आने वाले फल और सब्जियों की मात्रा में जबरदस्त गिरावट आई है। रोजाना 2500 से ज्यादा ट्रकों में दिल्ली की आजादपुर मंडी में 12,500 टन फल और सब्जियां बिकने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 6 दिनों से चल रहे आंदोलन की वजह से कल मंडी में सिर्फ 6,000 टन माल की आपूर्ति हो पाई है। दिल्ली में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सब्जियां और हिमाचल, कश्मीर और दक्षिण भारत से फल आते हैं, लेकिन हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से आपूर्ति में बेहद मुश्किलें आ रही हैं। आजादपुर मंडी के चेयरमैन की माने तो अगर बॉर्डर जल्दी नहीं खुले तो दिल्ली में फल और सब्जियों की भारी किल्लत होने के साथ ही दाम भी आसमान छू सकते हैं। हैदराबाद में निकाय चुनाव के दौरान के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस हंगामे की वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन इसकी वजह से कुछ देर के लिए पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो, क्योंकि एक बूथ के बाहर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस किसी एक को रोकती तो हमला करने के लिए कोई दूसरा आगे बढ़ जाता। थोड़ी देर के लिए टीआरएस और एमआईएम के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पसीने छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से पुलिस इस हंगामे को शांत करवा पाई और उसने एमआईएम के कार्यकर्ताओं को वहां से दूर भेज दिया। इसके बाद पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। टीआरएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी कमीजें और कुर्ते फाड़ दिए और चीखते हुए पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला। बताया गया कि पुलिस के काफी देर समझाने के बाद ही हंगामा कर रहे लोग शांत हुए। चीन की एक कंपनी ने मोटरसाइकिल की तरह दिखने वाला एक ऐसा रोबोट पेश किया जो आम रोबोट से बिल्कुल हटके है। फिलहाल इस पर रिसर्च जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी जल्दी ही इस रोबोट को बाजार में उतारेगी, जो कि देखने में है तो एक मिनी मोटरसाइकिल की तरह, लेकिन इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत ही नहीं। दावा है कि संतुलन के मामले में इस मोटरसाइकिल रोबोट का कोई मुकाबला नहीं। सामने आए वीडियो में महज 15 किलो का ये रोबोट बिना सहारे के खड़ा दिखा और फिर बिना किसी मदद के चलता हुआ भी नजर आया। ये एक बार भी डगमगाया नहीं। रास्ते में रखी चीजों की मौजूदगी ये रोबोट खुद ही भांप गया और उनसे टकराए बिना आगे बढ़ गया। ये रास्ते में बने स्पीड ब्रेकरों के ऊपर भी आराम से चलता नजर आया। फुटबॉल इसकी तरफ फेंकी गई तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए शांति समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख के एक और अहम इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो गया। करीब 40 दिन तक चले युद्ध के बाद अर्मेनिया ने अपने कब्जे वाले कई इलाके अजरबैजान को देने का समझौता किया था, जिसके तहत लाचिन नाम के एक अहम जिले पर अजरबैजान ने दोबारा कब्जा जमा लिया। सामने आई तस्वीरों में अजरबैजान की फौजी गाड़ियां और टैंक शहर की तरफ बढ़ते नजर आए। तस्वीरों में वहां अजरबैजान के सैनिक और लोग जश्न मनाते दिखाई दिए। लाचिन के मेन बाजार में अजरबैजान के झंडे के साथ मार्च निकाला गया। समझौते के तहत अर्मेनिया को ये इलाका अजरबैजान के लिए खाली करना था और जैसे ही अजरबैजान के लोग वहां पहुंचे, अर्मेनिया के लोग अपने जानवर और सामान लेकर वहां से निकल पड़े। इस बीच दोनों तरफ के लोगों में कोई झड़प ना हो, इसके लिए रूस की शांति सेना वहां पहरा देती नजर आई। लाचिन उन 3 जिलों में है जिन्हें शांति समझौते के तहत अजरबैजान को दोबारा लौटा दिया गया। कोलकाता में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए एक शिविर में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये शिविर ममता सरकार की तरफ से द्वार द्वार सरकार नाम के अभियान के तहत लगाया गया। लेकिन जिस खुले मैदान को प्रशासन ने चुना वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हालांकि ज्यादातर लोग कतार में खड़े नजर आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनानी जरूरी नहीं समझी। जिस जगह कुर्सियों पर बैठे अधिकारी लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे, वहां भी कई लोग एक दूसरे के बहुत पास खड़े नजर आए। कुछ ही देर में टीएमसी नेता फिरहाद हकीम वहां पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचते ही कुछ लोग ये भूल गए कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। उनके पास कई लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। फिरहाद हकीम ने बताया कि इस अभियान के शुरू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ममता बंदोपाध्याय बोललेन ना अधिकारीरा मानुषेर दुआरे जाबे। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के इस अभियान को महज दिखावा करार दिया। ये सब केवल नाटक है, जुमला है, दिखाने के लिए। बताया गया कि टीएमसी ने द्वार द्वार सरकार अभियान के तहत राज्य में कई जगह इसी तरह के शिविर लगाए हैं और कई अधिकारियों को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। जर्मनी में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के ट्रिया शहर में तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पर पैदल चल रहे कई लोगों को कुचल दिया।
इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 महीने का एक बच्चा शामिल है। बताया गया कि एसयूवी चला रहे आदमी ने शराब पी रखी थी और उसने अचानक कार को पैदल चल रहे लोगों की तरफ मोड़ दिया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस ने इस घटना को आतंकी हमला मानने से ही इनकार किया। अमेरिका के टेक्सास से दिल को छू लेने वाली ये खबर सामने आई। वहां कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो चुके एक बच्चे का उसके रिश्तेदारों, पड़ोसियों और कुछ दूसरे लोगों ने धूमधाम से 5वां जन्मदिन मनाया ताकि उसे अपने माता पिता की कमी न खले, जिसके लिए इतनी शानदार पार्टी रखी गई कि अनाथ हो चुके उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। Thank you. इलाके का दमकल विभाग तक बच्चे को बधाई देने पहुंचा और उसे फायर ट्रक में बैठाकर आसपास घुमाया। इसके बाद बच्चे के घर के सामने से कार परेड निकाली गई। पार्टी में लोग भी ऐसे तैयार होकर पहुंचे जैसे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा हो। कोई सांता क्लॉज बनकर पहुंचा तो कोई बैटमैन बनकर बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आया। कुछ लोग तो डायनासोर के लिबास में बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। He does realize, yes, his parents are gone. सिर्फ मजेदार पार्टी ही नहीं, लोगों ने बच्चे को एक से बढ़कर एक गिफ्ट भी दिए। तोहफे में मिली एक कार को देखकर तो बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बताया गया कि जून में इस बच्चे के पिता की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी और फिर अक्टूबर में इसकी मां भी कोरोना की शिकार हो गई। अब बच्चे की नानी और मामा उसे पाल रहे हैं। चेन्नई में कस्टम विभाग ने एक यात्री के पास से 12 लाख का सोना और 6.5 लाख की विदेशी मुद्रा जब्त की है। खास बात यह है कि यात्री ने सोना अपनी चप्पल में छिपा कर रखा था, जिसका पता जांच के समय कस्टम के कर्मचारियों को चला। इसके बाद उन्होंने चप्पल में से सोने के पैकेट निकाले। कोरोना महामारी की वैक्सीन पर जारी तैयारियों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार पूरे देश में टीकाकरण अभियान नहीं चलाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की दलील है कि एक बार कोरोना की चेन टूट गई तो देश भर में टीकाकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार की योजना स्वास्थ्यकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और बीमार लोगों को पहले वैक्सीन देने की, जिसकी तैयारी भी सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। हालांकि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें टीका लगेगा या नहीं, इस पर सरकार का रुख साफ नहीं है। ये देखना चाहिए वैक्सीनेशन के समय कि जिस व्यक्ति को आप वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें एंटीबॉडीज हैं कि नहीं हैं। इस पर कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। चीन के कई शहरों में भारी बर्फबारी के बाद वहां का नजारा देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि कोरोना संकट के बाद से ही दुनिया भर के लोग चीन जाने से परहेज कर रहे हैं, इसलिए वहां की सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए एक अलग तरकीब निकाली। और चीन के जितने भी प्रांतों में बर्फ गिरी, वहां ड्रोन कैमरों से वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करवा दिया गया। बीजिंग से सामने आए वीडियो में वहां की सड़कें, रास्ते, नदियां और जंगल पूरी तरह सफेद चादर में ढके नजर आए। हर साल की तरह इस बार भी चीन के हेलोंगजियांग में सबसे ज्यादा बर्फ गिरी और वहां का तापमान 0 से भी नीचे चला गया। ठंड की वजह से वहां की कई नदियां भी जम गईं और लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। इसके अलावा चीन के हेनान और हुबई प्रांत में भी कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम गई। ड्रोन कैमरों से शूट किए गए वीडियो में वहां दूर तक फैली सफेदी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए वहां कई लोग भी पहुंच गए। सबसे ज्यादा लोग चीन के अनहुई प्रांत में उस जगह पर पहुंचे जहां पहाड़ों के बीच से बादलों को तैरते हुए देखने का अनुभव किया जा सकता है। लोगों ने वहां बहुत देर तक तस्वीरें खींची और बादलों का वीडियो बनाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने दावा किया है कि पार्टी के असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी को मना लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी को मनाने के लिए अभिषेक बनर्जी, सौगत रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय उनसे मिलने पहुंचे। टीएमसी के नेता करीब 3 घंटे तक शुभेंदु अधिकारी के साथ रहे, जिसके बाद दावा किया गया कि अधिकारी मान गए। दरअसल अभिषेक बनर्जी के नीचे काम करने से शुभेंदु अधिकारी को परहेज था, जिसकी वजह से अधिकारी ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी थी। वहीं टीएमसी के बैरकपुर से विधायक शालभद्र दत्ता को भी मनाने की कोशिश तेज हो गई है। जल्द ही विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा मिल सकती है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों को मतदान की सुविधा देने के लिए कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को ETPB बेस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के तहत पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाता है और डाक के जरिए मतदाता अपना वोट रिटर्निंग ऑफिसर को भेजते हैं। माना जा रहा है कि केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद अगले साल बंगाल और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह सुविधा लागू कर दी जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक विदेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें 60% मतदाता हैं। जर्मनी में कोरोना संकट की वजह से इस बार क्रिसमस पर बाजारों में पहले जैसी भीड़ नहीं दिखी।
आमतौर पर जर्मनी और उसके आसपास के देशों में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्रिसमस के मौके पर बाजार सूने पड़े दिखाई दिए। बर्लिन से सामने आई एक तस्वीर में न तो पहले जैसी चहल पहल दिखी और न ही बाजार में पहले जैसे स्टॉल नजर आए। हालांकि कुछ इमारतों पर लाइटों से सजावट जरूर की गई, लेकिन क्रिसमस के मौके पर होने वाली धूमधाम नदारद रही। भीड़ भाड़ नहीं होने से दुकानदारों के चेहरे पर भी मायूसी नजर आई। allgemeine Weihnachtsgefühl so ein bisschen। जर्मनी के ही दूसरे शहर ड्रेसडन से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां आमतौर पर लोगों से भरे रहने वाले बाजार में सन्नाटा पसरा दिखा। कोई स्टॉल नहीं लगा होने से इक्का दुक्का लोग ही घूमते हुए नजर आए, जबकि पिछले साल तक क्रिसमस के मौके पर इन्हीं बाजारों में बड़ी धूमधाम रहती थी और भारी संख्या में लोग खरीदारी में जुटे रहते थे। यूपी के मुरादाबाद में नगर पालिका कर्मचारियों और पुलिस में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नगर पंचायत के अंदर ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं बवाल के समय पंचायत के अंदर रखा सामान भी तोड़ा गया। मारपीट की खबर पुलिस ने जब बड़े अधिकारियों को दी, तब मौके पर भारी सुरक्षा बल भेजा गया और हंगामा और मारपीट कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने नगर पंचायत के चेयरमैन के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा चुका है। बाकी अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई किसान जुगाड़ की गाड़ी में पहुंचे। पिछले 6 दिनों से हजारों किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब के मोगा शहर से कुछ किसान जुगाड़ की एक गाड़ी से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंच गए। खास तरीके का वाहन मैं आपको दिखा रही हूँ। जीप का ये पार्ट आप देख रहे हैं, जहाँ पर 2 सीट है, पीछे थोड़े सामान रखने की जगह है, बैठने की जगह भी है और इससे कंबाइन किया गया है एक दूसरा हिस्सा। इस जुगाड़ गाड़ी को किसान आंदोलन के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया। गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकें, इसके लिए इसके पिछले हिस्से में एक ट्रॉली जोड़ दी गई और उस पर लोगों के बैठने के लिए सीटें लगा दी गई। इस बात का भी दावा किया गया कि जुगाड़ गाड़ी के पीछे लगने वाली ट्रॉली उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आराम से चल सकती है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं और खास कार्यक्रम है उनका यहाँ पर। दरअसल लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की यहाँ पर लिस्टिंग हुई है और जो प्रोजेक्ट है वो 200 करोड़ का है, जिससे काफ़ी फायदा होगा। तो बीएसई के दफ्तर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग है यहाँ पर और इसी खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं। वो निवेशकों से मुलाकात करने वाले हैं और निवेशकों से मुलाकात के जरिए यूपी में राज्य के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। तो लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉन्ड की लिस्टिंग होनी है और ये प्रोजेक्ट जो है वो 200 करोड़ का है, जिससे काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है, विकास के रास्ते खुलेंगे। और ये खास कार्यक्रम इस वक्त मुंबई में हो रहा है, आप देखिए, क्योंकि बेहद खास ये मौका है। और आप देखिए कि फूलों की बारिश हो रही है। खास तरीके से मुख्यमंत्री योगी का यहाँ पर स्वागत और सभी के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि मास्क पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी ने नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर के अभिनेताओं से मुलाकात की और आज बीएसई के दफ्तर पहुंचे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। और जो लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉन्ड की लिस्टिंग है उसको लेकर के आज उनकी एक्सपर्ट से मुलाकात होनी है। काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से यूपी में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। आप देखिए इसमें जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, निवेशक हैं, वो भी मुलाकात करने वाले हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी के साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। तो बेहद अहम मौका है ये। लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी इस वक्त हो रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर में वो वहाँ पर जितने भी अधिकारी मौजूद हैं, निवेशक मौजूद हैं, उनको संबोधित भी करेंगे। अमेरिका की कैलिफोर्निया में लोगों ने क्रिसमस की तैयारी शुरू कर दी। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां के लोगों ने इस बार पूरी सावधानी के साथ क्रिसमस मनाने का फैसला किया, जिसकी तैयारी में वो अभी से जुट गए। इस खास दिन को मनाने के लिए वहां के लोगों ने अपने मकानों को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया। झालरों और लाइटों से हुई बेहतरीन सजावट से पूरा इलाका जगमगा उठा। मकानों के अलावा इलाके के पेड़ पौधों को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वहां की चकाचौंध को देखकर ऐसा लगा मानो वहां क्रिसमस से पहले दिवाली मनाई जा रही हो। रूस की राजधानी मॉस्को में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां कई आइस रिंक खोल दिए गए।
हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के दूसरे नियमों के पालन की शर्त के साथ ही इसकी इजाजत दी गई। जिसके बाद मॉस्को की एक आइस स्केटिंग रिंक की ओपनिंग तो पूरे धूम धड़ाके के साथ की गई। वहां से सामने आए वीडियो में एक शानदार कार्यक्रम होता नजर आया, जिसमें कलाकार स्केट्स पहनकर बर्फ के मैदान पर एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते दिखे। एक ओलंपिक चैंपियन ने तो अपने करतबों से दर्शकों का दिल ही जीत लिया। इस कार्यक्रम के बाद आइस स्केटिंग करने पहुंचे लोगों ने बर्फ के मैदान पर डेरा जमा लिया। वहीं मॉस्को का एक दूसरा नामी रिंक भी लोगों के लिए सर्दियों की सौगात लेकर आया। रिंक क्या खुला, लोगों की तो जैसे चांदी हो गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन बच्चे बड़े सब कोरोना के डर को भूलकर आइस स्केटिंग का मजा लेते दिखे। इस दौरान मास्क सभी के चेहरों पर तो नजर नहीं आए, लेकिन आइस रिंक में कोरोना से बचाव के दूसरे इंतजाम जरूर दिखे। एंट्री पर ही एक सैनिटाइजिंग टनल लगाया गया, जिसके अंदर से होते हुए ही लोग स्केटिंग रिंक में दाखिल हुए। इसके साथ ही रिंक में आइस स्केटिंग करने के लिए टिकट की सिर्फ ऑनलाइन सेल रखी गई है और उसमें भी अलग अलग टाइम स्लॉट बना दिए गए हैं, ताकि एक बार में ज्यादा लोग न पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। गुरदासपुर से बीजेपी एमपी और अभिनेता सनी देओल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल वो हिमाचल के मनाली के अपने फार्म हाउस में है। सनी देओल ने मुंबई लौटने से पहले कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए एक शिविर में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये शिविर ममता सरकार की तरफ से द्वार द्वार सरकार नाम के अभियान के तहत लगाया गया। लेकिन जिस खुले मैदान को प्रशासन ने चुना, वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हालांकि ज्यादातर लोग कतार में खड़े नजर आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनानी जरूरी नहीं समझी। जिस जगह कुर्सियों पर बैठे अधिकारी लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे, वहां भी कई लोग एक दूसरे के बहुत पास खड़े नजर आए। कुछ ही देर में टीएमसी नेता फिरहाद हकीम वहां पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचते ही कुछ लोग ये भूल गए कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। उनके पास कई लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। फिरहाद हकीम ने बताया कि इस अभियान के शुरू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন না, আধিকারিকরা মানুষের দুয়ারে যাবে। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के इस अभियान को महज दिखावा करार दिया। ये सब केवल नाटक है, जुमला है, दिखाने के लिए। बताया गया कि टीएमसी ने द्वार द्वार सरकार अभियान के तहत राज्य में कई जगह इसी तरह के शिविर लगाए हैं और कई अधिकारियों को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। गुजरात के सूरत में सर्दियों की शुरुआत होते ही प्रवासी पक्षियों का आना भी शुरू हो गया। वहां तापी नदी के किनारे रूस के साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षी दिखाई देने लगे। ये पक्षी खाने की तलाश में हर साल सर्दियों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए वहां काफी लोग इकट्ठा होते हैं। सूरत में भी इन प्रवासी पक्षियों को देखने और इनको दाना खिलाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो सूरत में प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं, अलग अलग इलाकों में ये सूरत पहुंचे हैं साइबेरिया से उड़कर, और इनको देखने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंच भी रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया एनबीए का सदस्य